यहाँ बापू सभागार बना लिया। जो बनना था 1200 में 800 करोड़ रुपया में, वो बना 4000 करोड़ में। हाँ, निश्चित रूप से। ये म्यूजियम बना 4000 करोड़ में। जो बनना था 300 करोड़ में, वो बना 1200 करोड़ में। बापू भवन, जो विधानसभा की जरूरत नहीं थी, विधायक लोगों का चुत्तर इतना अच्छा है। हम पागल हैं? हम सुझाव दें इसको? एक भी पैसा नहीं दिया और लाठियां चली। जिसकी जुबान नहीं खुली कि मेरे बिहारी को मार क्यों रहे हो। रन के क्षेत्र में, युद्ध के मैदान में सेनापति बदल बक 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 बक। नमस्कार, द पीपल्स वॉइस में आपका स्वागत है। मैं पंकज कपाड़िया और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय नेता और जाप पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष श्री पप्पू यादव जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार जी। आज हम पप्पू यादव जी से जानना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है बिहार की और पूरे देश की, वैसे तो, लेकिन बिहार के संदर्भ में, वो एक महामारी का दौर चल रहा है और इसमें एक आर्थिक स्थिति को लेके हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा सर आपसे कि बिहार की स्थिति को अगर देखें तो लगभग यहाँ की जीडीपी में 61% सर्विस सेक्टर का रोल रहता है, 20% कृषि क्षेत्र का रोल रहता है और 19% इंडस्ट्री सेक्टर का रोल रहता है। तो आज के सिचुएशन में जैसे इतनी सारी नौकरियां जा रही हैं और इस तरह की समस्या लोगों को फेस करने को मिल रही है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? इसमें बिहार सरकार या बिहार की जनता इस पर कैसे जूझेगी इससे? देखिए, एक बात पहले समझिए। 6 साल की मोदी जी की सरकार को समझने का प्रयास कीजिए कि इन्होंने देश के बाजारों को, इकोनॉमी को और व्यवस्था पर कैसे कैसे हमले किए। गंभीरता नहीं दिखाई अर्थव्यवस्था के रूप में। 6 सालों के अंदर लगा कि यह सरकार हिंदुस्तान के 85% जो लोग हैं, हम उसकी इकोनॉमी की बात नहीं करते। नोटबंदी, जीएसटी, रातें रात बिना सोचे बिना विचारे विश्व गुरु बनने के लिए हम इस बात को सोचते ही नहीं हैं कि इसका 10 साल बाद क्या असर पड़ेगा, वर्तमान में क्या असर पड़ेगा। 2-2, 3-3 रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपनी कुर्सी छोड़ दी, रघुराजन से लेके कई लोग। समझाने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी के गवर्नमेंट का जो मंत्रिमंडल है, वो जो मोदी भक्ति है उसमें देशभक्ति नहीं आती है। आप हालात को ज़रा देखने का प्रयास कीजिए। हमने अपनी इकोनॉमी को दुनिया में मदद करने का भी हम घोषणा पर घोषणा करते रहे जी। इस देश में हम इतना मदद करेंगे, इस देश में हमने इतना मदद करेंगे। नतीजा हुआ कि आज कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं। बांग्लादेश, नेपाल भी हमको आंख दिखा चुका। श्रीलंका थोड़ी सी बात जुबान खोली तो वहाँ बम पट के चले गए चाइना के द्वारा। अन्य कोई भी देश हमारे साथ हम मदद किए, हम जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। अब मंझोले और छोटे मध्यमवर्गीय जो व्यापारी है, आपने उसकी भूमिका को ध्यान में नहीं रखी। भारत की अर्थव्यवस्था चलती कैसे है, पहले इसको समझने की जरूरत है। जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत का जो बेसिक अर्थव्यवस्था है वह अंतिम व्यक्ति से भी है और काला धन से भी है। जी, आप समझने का प्रयास करें। ये जो पूंजीपति लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, क्या आपको लगता है कि कितना
जीडीपी हमारे भारत को इनके द्वारा दी जाती है। जितनी संपत्ति इन लोगों के पास है देश के बाहर, और जो संपत्ति ये दिखाते हैं, उसका भारत के इकोनॉमी के में कितने हिस्से हैं। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था की नींव है वो है छोटे छोटे व्यापारियों से, मझोले व्यापारियों से, काश्तकारों से, किसानों से, मजदूरों से, बाहर में जो काम करते हैं भारत के लोग उनसे। अब बिहार के लोग बाहर में काम करने वाले जी, वहाँ से जो हम अपने राज्य को इकोनॉमी भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, हमारा बेसिक नीड्स, बेसिक नींव हमारा वहाँ भी मजबूत होता है। अब जैसे सिवान को देख लीजिए, जो कतर में और अन्य दुनिया में रहता है, पूरे बिहार में सिवान उस इलाके की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, वो सबसे ज़्यादा है। बिहार सरकार हमेशा धूल झोंकने का काम करती रही, बात बिल्कुल सही है। 8-8.5 करोड़ किसान बिहार में हैं जी, और वो माली हालत में है जी, खाद बीज के लायक भी नहीं है जी, कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है जी, बाजार समिति चौपट हो गई, जी, हमारा कोई मूल्य निर्धारित नहीं है। जी, लेकिन 12.5 करोड़ में 8.5 करोड़ किसान हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जी, हम लगभग 20,000 करोड़ रुपया अपने बिहार का बाहर पढ़ने में ले जाते हैं, जी, वो बिल्कुल मेरा है। बीमारी में बाहर ले जाते हैं, मेरा है। मजदूरी करने के लिए बाहर में हम देते हैं, मेरा है। प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित यूथ रोजगार के लिए बाहर जाते हैं, वो पैसा मेरा है। लेकिन हम बाहर को अधिकतर भी देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ आत्मनिर्भर नहीं है। जी, अब जो बिहार सरकार की जीडीपी है, वो उसका कितना लाभ बिहार के लोगों चीज़ों को मिलता है, जी, इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, रोड बनना, बिजली बनना, यह 2005 में जब गोलाविसन मनमोहन सिंह की सरकार आई थी, तो यहाँ ताला चाबी रामविलास जी के बाद नीतीश कुमार सरकार में आ गया। जी, ठीक है, नीतीश कुमार को बेहतर मौका मिला एक अर्थशास्त्रियों का। जी, बिल्कुल मनमोहन सिंह इतने भले लोग थे, जब देश, पूरी दुनिया में देश हमारी तरक्की कर रही थी, तो उस वक्त बिहार में भी कुछ परसेंटेज रोड, बिजली की ओर। लेकिन जब हम जाते हैं बिहार में फैक्ट्री की ओर, जी, तो एक शहर में जितनी फैक्ट्री है बाहर, पूरे बिहार में उतनी फैक्ट्री नहीं है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। आपने 15 सालों में 15 साल की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, 90 से 2004 की बात छोड़ देते, 2005 की बात छोड़ देते। सर 15 साल तो आप रह गए। हाँ, 90 से उनकी बात छोड़ दीजिए, आप 2005 से 2020 की बात करें। उन्होंने तो जो किया सो, जो परिस्थिति को नहीं समझा, परिस्थिति यदि लालू यादव जी समझ लिए होते, जी, किन परिस्थितियों के कारण लालू यादव जी समझ नहीं पाए कि लोग आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं, लोग भौतिक सुख की बात करते हैं, लोग एजुकेशन की बात करते हैं, लोग हेल्थ की बात करते हैं। लालू यादव जी वही सामाजिक न्याय और उसी चीज़ों में उलझे रह गए। हाँ, जी, 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 आप जब 15 साल आए, जी, तो कई बार आपने उद्योग मीट की बात की, 1.2% भी आप पूंजी निवेश नहीं करा पाए। निश्चित रूप से। डबल इंजन की सरकार रही, केंद्र में आपके सरकार रहे, अटल जी में आप थे गवर्नमेंट में, उसके बाद 6 सालों से आप इसमें गवर्नमेंट में हैं। बिहार बंटवारे के बाद मेरे पास सिवाय बालू के, जो हमारा, मैं समझता हूं कि यदि खाद्यान्न के रूप में बालू को छोड़ूं, जी, और कुछ हल्के हिस्से में मगध में थोड़ा मोड़ा गिट्टी पत्थर, जी, तो हमारे पास नौकरी पेशा वाला जी, और व्यापारियों के अलावा, किसानों के अलावा कोई रास्ता नहीं। जी।
लेकिन सर ये जो डबल इंजन की सरकार है इसमें तो समस्या ये रही कि जब मनमोहन सिंह की जो सरकार थी तो उस वक्त यहाँ पर गवर्नमेंट एनडीए की थी, और जब वापस से मोदी पार्ट 1 आया था तो उस समय यहाँ पर महागठबंधन की सरकार चल रही थी। 2017 में जाके महागठबंधन टूटा है और उसके बाद ये नई सरकार बनी है। तो जो डबल इंजन की सरकार है वो तो पिछले 3 सालों से ही बनी हुई है बस। सर जी, पहले तो आप ये समझिए जी 3 सालों से बनी है ना। निश्चित रूप से। अटल जी के समय में सरकार थी कि नहीं? अटल जी के समय में सर यहाँ आरजेडी की सरकार थी, वहाँ भी डबल इंजन नहीं था। ये अटल जी थे ना। जी, अटल जी भाजपा के थे और आरजेडी अटल जी के गवर्नमेंट में मंत्री थे ना? केंद्र में मंत्री थे, लेकिन यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्री थे ना। जी बिल्कुल। यूपीए की सरकार थी, उसमें भी हम विशेष पैकेज विशेष राज की बात नहीं कर सके। जी, हम उस वक्त भी, हमारे लिए हमारी इकोनॉमी की सबसे ज्यादा क्षति किससे होती है? जी, बाढ़ से। बाढ़ से हर साल अरबों खरबों रुपया बाढ़ से। बाढ़ और सूखा दोनों आता है। सूखा का तो एक हिस्सा है, मगर बाढ़ का 3 हिस्सा है। मिथिला, सीमांचल, कोसी, पूरा का पूरा बाढ़ का हिस्सा। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो हम हर साल इन इकोनॉमी का 2 हिस्सा पैसा ठेकेदारों को, नेताओं को, लुटेरों को दे देते हैं। जी, वरदान को अभिशाप में बदल दिया नेताओं ने। 15 साल से ये थे ना जी, चाहे जिसकी सरकार हो। जी जी, तो 15 साल से ये थे और 3 साल से डबल इंजन है। जी। तो जरा ये बताएं कि नीतीश बाबू, रोजगार का क्या हुआ? इनको संविदा और नियोजित पर रोजगार की को क्यों राजनीतिकरण करना पड़ा? जी जी, मैं समझ सकता हमेशा लाठियां चली। समझ सकता हूँ। 400-700 रुपया जीविका, 400 रुपया टोला मित्र, 600 रुपया विकास मित्र, 500 रुपया न्याय मित्र, 1500 से 3000 के बीच में ममता आशा, जी, नियोजित शिक्षक 9000 से 14000, 19000 के बीच, 18000 के बीच। निश्चित रूप से। हर साल 3000 बढ़ा के आपने वोट लिया इनसे। तो आप रोजगार में भी कंप्लीट रूप से फेल्योर रहे। जी, आप पलायन रोकने में फेल्योर रहे। जी, आपने सुंदर माहौल नहीं दिया एनवायरमेंट बनने की। जी, जी, हर जिले को बेच दिया अपराधी माफियाओं के हाथ में। जी। अपराध की समस्या तो बिहार में रही है। सतपाल जी महाराज ने कहा, जी, सतपाल गवर्नर ने जाके, कि कश्मीर से बड़ा अपराध बिहार में होता है। जी, मैंने कहा यहाँ से जो गवर्नर जी, सत्यपाल मलिक जी। और आज भी भारत सरकार के इस पे क्या कहते हैं, वेबसाइट पे सबसे ज्यादा दुनिया में अपराध बिहार में। जी जी। नहीं तो ये एक बड़ा बलात्कार बिहार में, शेल्टर हाउस बिहार में। ये एक बड़ा कारण है सर उद्योग नहीं आने का। भैया मैं नहीं, टैक्स को आप सरल नहीं बना रहे हो ना, आप माहौल वही बना रहे हो। नहीं, जैसे मैं अगर अपने आप व्यक्तिगत शराब बाहर पीने में जा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। सिर्फ उद्योग नहीं आने का कारण सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, आप जी, आप एक बेहतर रोड नहीं दे पा रहे हो। सीधा कोई भी व्यापार, कोई भी फैक्ट्री, कोई जिग जैग रोड में नहीं जाना चाहता। नहीं जाना चाहता, निश्चित रूप से। सीधा नेशनल हाईवे। जी बिल्कुल, आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरा, आप दानव की तरह, रावण की तरह बिजली में आप टैक्स लेते हो। जी, तो आप रास्ता दोगे ना फैक्ट्रियों को, उसको माहौल दोगे कि कोई इनकम टैक्स तंग नहीं करे, कोई सेल टैक्स तंग नहीं करे, कोई रंगदारी टैक्स ना करे। जी, सबसे ज्यादा वो स्वतंत्र है। जी, और उसको कहोगे ना कि सिर्फ साल में एक बार आप इनको इतना भरना है, उसके अलावा कोई इंटरफेयर उनके यहाँ नहीं होगी। हाँ, वो कागज वागज की पद्धति बहुत ज़्यादा है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ी इस तरह की चीज़ें नहीं है। जी जब हम हमेशा जी सरकारियों में, बीडीओ में, सीओ में, कलेक्टर में, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में, टैक्स ही टैक्स में, गुंडा टैक्स में, विधायक टैक्स में, एमपी टैक्स में, अफसरशाही की बात आप बेसिकली, पदाधिकारी टैक्स में नहीं, सब टैक्स लेते हैं। जी जी जी। तो फैक्ट्री कहाँ से आएगा? जी जी। तो इकोनॉमी, जी, हम तनख्वाह दें, जब आपको सरकार कहती है कि मैं इतना पैसा देता हूँ, 1.25 लाख करोड़,
इतना करोड़, तो आप वह पैसा बैक क्यों हो जाता है? हाँ, वो फंड का यूज ही नहीं कर दूसरा पाते। चीज, जी, आप इस मद के फंडों को डाइवर्सिटी क्यों करते हो? डाइवर्सिफिकेशन क्यों करते हो? जी तीसरी चीज, जी हर फंडों को लूटने की हिसाब से क्यों रखते हो? चौथी चीज, 1000 का चीज 20,000 में एस्टिमेट क्यों बनाते हो? जी तो सबसे ज्यादा इकोनॉमी ठेकेदारियों में, माफिया ठेकेदार नेताओं के बीच का बंदरबांट, बांध, कोसी, कमला, गंडक, महानंदा, सोन, गंगा, बूढ़ी गंगा, केहर, कनहर, पुथी बलान, ये जितनी नदियां हैं, ये नदियां नेताओं के लिए बारिश महीने में ठेकेदारों के लिए एक अवसर है लूटने का, लॉटरी का लग जाती है। जी। एक्चुअली बहुत सारे लोग तो, बहुत सारे नेता तो ऐसे हैं जो कि कृषि की इनकम से करोड़पति बन जाते हैं। अब वो किसानों की स्थिति देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। नहीं, मैं देखिए, बाजीगरी कर सकते हैं कृषि को लेके। जी दुनिया में कृषि का जो माहौल है, जी मैंने कहा जहां पर कोल्ड स्टोरेज नहीं हो और बाजार समिति कोलैप्स कर जाए, जी और दूसरी तरफ आज 14 करोड़ से 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार। जी, निश्चित रूप से। परचेजिंग पावर जेब में नहीं रही, उत्पादन होगी नहीं, बाजार में वस्तु हम खरीदेंगे नहीं, तो उत्पादन की जरूरत नहीं होगी। अच्छा सर, लेकिन बिहार की जनसंख्या ही 13 करोड़ है। भैया मैं वही तो कह रहा हूँ, अच्छा, तो हम पहनेंगे क्या? हमारे जेब में पैसे कहाँ? हाँ, वही बात है। जी, समझ तो हम खरीदेंगे क्या? खरीदेंगे क्या? हम तो नमक रोटी खरीदने के लायक नहीं है। जी, प्याज रोटी नहीं खा पा रहे हैं। हम मिडिल क्लास के लोग EMI भरेंगे, बिजली बिल देंगे, हम होल्डिंग टैक्स देंगे, जी जी हम भाड़ा देंगे 40,000 रुपया। जी जी कितने ऐसे व्यापारी हैं जिसका अपना दुकान है? नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित लगभग भाड़े पर काम करने वाले लोगों की संख्या है। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और 3 महीना आपने बर्बाद कर दी। इसी मुद्दे और पर आपने जी 20 लाख करोड़ रुपया में आपने, जब अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये लॉकडाउन बहुत गलत है, जी ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नहीं 16 अर्थशास्त्रियों ने इस लॉकडाउन का तरीके का, चीजों का विरोध किया जी पूरा। जी जी और उन्होंने कहा कि आपको इस अर्थव्यवस्था को कैसे कैसे ले जा रहा है। एक नहीं, राहुल गांधी ने कितने अर्थशास्त्रियों से बात की कि हम कैसे देश को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज कल आप देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं माइनस में हमारी GDP है और अभी उभरने में हमको समय लगेगा। कल उन्होंने खुद कहा। जी जी मतलब वो तो आप रामायण कथा पढ़ा रहे थे 5 दिन तक वित्त मंत्री से, राम नाम जपियो रे सब माला रपियो रे, डेली शाम में पढ़ाते थे। स्टॉक मार्केट जो बड़े बड़े बाबू और पैसे वाले का था, धम धम, मतलब हर 5 दिन में कथावाचक। तो आपने फार्मर्स को नहीं दिया, जी आपने मझोले और छोटे दुकानदारों को नहीं दिया, जी आपने जिसको बेरोजगार किया उसके अकाउंट में नहीं डाले, जी आपने मजदूरों के अकाउंट में 7,000 नहीं डाला। जी अब आप हमको बताइए, जी रबी फसल के बाद जी अनाज और बीज के लिए आपने नहीं दिया तो उत्पादन कहां से होगी जब बीज नहीं मिलेगा? जब हमारे पास बाजार में कुछ था नहीं, मक्का समाप्त हो गया, जी तो आप तो हमको मार दिए। सब्जी 2 रुपया 10 रुपया में 5 kg मिलने लगा, 10 kg। जी शिमला मिर्च से लेके सब रोड पर फीके गए। जी 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 आम और लीची इस बार बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, निश्चित रूप से। तो हम तो कोलैप्स कर गए। जी जी अब तो जो स्थिति है, जी आप 20 लाख करोड़ रुपया किसको दिए? आपने कहा हम बिजली कंपनी को दे रहे हैं 50,000, जी तो वो कंज्यूमर को क्या मिला? आप कंज्यूमर के लिए दिए ना, तो कंज्यूमर को तो आप बोझ डाल रहे हैं। तो खैर सर, वो लिक्विडिटी बढ़ाने की बात की गई होगी। एनीवेज भैया मैं कह रहा हूं कंज्यूमर का कोई बेनिफिट होगा ना। जी आपने 1,36,000 लघु और कुटीर उद्योग में रुपया देने की बात कही, पैकेज। जी पहले भी इसमें पैसा डाला गया था, NPA हो गई थी, NPA की स्थिति थी। जी जी आपने 1,36,000 पैकेज की बात की, लेकिन यह नहीं कहा कि इसमें मजदूरों के लिए क्या, मजदूरों के श्रमिक कानून को खत्म कर दिया, उसके अधिकार छीन लिए, 12 घंटा काम करेंगे। नहीं, उसको सर वापस बदल दिया। नहीं 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 नहीं, क्या क्या वो आप जानते रहते। ठीक है सर। नहीं बदला गया,
और 200-300 रुपया में हमारे को ना घर दिए जाएंगे, ना अधिकार हैं, हम ना उस पर केस कर सकते हैं, ना प्रेग्नेंट बहन हमारी कोई अधिकार के साथ बात कर सकती है। तो आपने सबसे ज्यादा चोट किस पे किया? आपने विशेष पैकेज किसानों को दिया। आपने कहा आपको जो ब्याज दिए हैं उसको मैं 2 महीना बढ़ा रहा हूं, 3 महीना नहीं 2 महीना, बाद में 3 महीने की बात की, 2 महीना जी। और उसमें फिर आपने कहा कि मैं सूद ब्याज दूंगा आपको, लेकिन सूद सहित आप लौटाइएगा। अब किसान कहां से सूद के साथ ब्याज लौटाएगा? आप हमको बताइए। अब आप 6,000 रुपया देने की बात किए, ये घोषणा कितने बार पहले हुई? 2019 के आसपास ही हुई थी सर। अब 6,000 रुपया अभी तो 20 लाख करोड़ में तो है नहीं, वो 20 लाख करोड़ में नहीं। तो आप 64,000 करोड़ रुपया आपने भगोरे को दिया। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए क्या किया? आप कह रहे 11,000 करोड़ रुपया हमने क्वारंटाइन के लिए खर्च किया। कहां खर्च किया भाई? ना मजदूरों को दी, ना आपने बेरोजगारों को दी, ना 3 महीने का खाना दिया, ना बिजली बिल माफ की, ना किराया माफ किया। तो आपने दिया क्या? मैं उसी किराया मुद्दे पे ही आ रहा था सर। जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो दूसरे प्रश्न पे आता हूँ तो इसमें लगता है कि जो व्यवसायी वर्ग है या जो उद्यमी वर्ग है उसमें आजकल मकान मालिकों का किराए को लेकर काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है। उनके दोनों के रीजंस हैं। मेरा बिजनेस बंद है तो उनका कहना है कि हम दे कहाँ से, और मकान मालिकों का कहना है कि हमारा इनकम का स्रोत यही है तो हम क्या करें। अब ये ऐसी स्थिति है और यही चीज़ स्कूल और स्कूल की फीसों को लेकर। एक बात बोलूँ? जी सर। आप लोग पता नहीं मोदी भक्त हैं कि नीतीश में जाए जानता नहीं, मुझको नहीं पता सर। ये लोग वार्ड सदस्य बनने के लायक नहीं है। अच्छा जी। जो प्रधानमंत्री जी जी अपने देश के 130 करोड़ लोगों की जिंदगी को महसूस ना करे, जी। बाबा बनने के लिए सब काम करे जी। नोटबंदी, जीएसटी, फिर लॉकडाउन, जब करना था नहीं किया, जब होली के पहले लोगों को घर भेजना था नहीं भेजा, यूपी की मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, तब तक चुप रहे। फिर ट्रंप को लाए, 15 लाख लोगों को ज़बरदस्ती ले आए, सबको शहर में भेज दिए। ट्रंप को 4 शहर में ले गए, बाराती लाए, फिर बिना सोचे बिचारे 3 महीने का ना मैं तो खाने की व्यवस्था की, ना मैंने किसी के अकाउंट में डाला, ना मैंने गरीबों की बात की, सबको सड़कों पर ला करके हमने धुनवा दी। सारी अर्थव्यवस्था को मैं दुनिया में सबसे निचले पदान पर ला दिया। कोई देश अपने प्रजा को इस तरह धुनता है, इस तरह मारता है? 9 दिनों में ट्रेन कभी सुना आपने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाए? 39 ट्रेन, और आज तक एक बार नहीं निकले वो। नीतीश कुमार वो तो वार्ड काउंसलर बन जाएंगे, वार्ड सदस्य भी नहीं। जी जी जी। 15 साल इनकी किस्मत होगी। जात पात किए, हिंदू मियाँ किए, कभी लालू यादव का पैर पकड़े, कभी किसी का पैर पकड़े, जी जी, कभी इनकी पैर किसी ने पकड़ी, जी जी। आज तक हाउस से नहीं निकला। हाँ, और पूरे देश के लोगों को आप अनलॉकडाउन 1 और अनलॉकडाउन 2 करके बाहर निकाल दिया। जी। तो आप दोनों क्यों नहीं निकल रहे हो? आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं निकल रहे हो? तो आप लोग पूरा रूम में सेफ रहो, और जितना भारत के निर्माण करने वाले हैं वो मरे, और वहां से तुम प्रवचन कथावाचक करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू यादव। नमस्कार।